तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जियो को अपने पास्ट के बारे में दो तरह के पहलू मिलते हैं, जिसमें से एक के अंदर होती है येरिन की यादें और दूसरे पहलू में उसे पता चलता है कि वो मीहो को कैसे मिला था। और प्रेजेंट में इसी कंफ्यूजन के चलते जब वो मीहो को कॉल करता है तो हमें दिखाया जाता है कि मीहो तो अपने दो शिकार को ऑलरेडी निपटा चुकी है, लेकिन फिर भी वो जियो का कॉल उठाकर उसे आंसर करती है। और अब आगे। हेलो जियो, क्या तुम ठीक हो? हाँ मीहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरा मतलब है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन किस बारे में? कल रात जब वो लेडी ने मुझ पर अटैक किया था, तब वो अटैकर लेडी मुझसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि मैंने उसकी डॉटर को मार दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जान गई थी कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। पर मीहो यहाँ पर फुल ओवर एक्टिंग करते हुए जियो को यही कहती है, अरे जियो, आखिर तुम ये क्या बक रहे हो? मैं नहीं जानता मीहो, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से मैं काफी ज्यादा डर चुका हूँ, और इसीलिए मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि तुम ही वो फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर हो, और जो कुछ भी अब तक मेरे साथ हुआ उसके पीछे तुम ही जिम्मेदार हो। तो बताओ जियो, क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? नहीं मीहो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये मानना भी नहीं चाहता, लेकिन आखिर मैं किसी और की डॉटर को तकलीफ क्यों दूंगा? मैं तो उसको ठीक तरीके से जानता भी नहीं हूँ, और ऊपर से सेजिन भी जिंदा है। मैंने तो अपनी आंखों से वो फोटो भी देखी, और कल रात जो मेरे साथ वो हादसा हुआ तो मुझे लगा कि उन मॉन्स्टर्स ने मिलकर उस अटैकर को मार दिया, लेकिन फिर मैंने न्यूज में देखा कि वो तो पुलिस की कस्टडी में है, यानी कि उस लेडी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो आखिर मुझे ऐसा क्यों दिखा कि उन मॉन्स्टर्स ने उसको मार दिया है? मुझे लगता है कि मॉन्स्टर्स के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही घूम चुका है। जियो, अगर तुम सच्चाई जानते हो तो आखिर तुम कंफ्यूज किस बारे में हो? तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डरने लगी हूँ। मुझे बताओ कि तुम अपनी दवाई टाइम पर ले रही हो कि नहीं? मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है मीहो, और इसीलिए मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जियो, जिस बारे में तुम कंफ्यूज हो वो सारी तुम्हारी इमेजिनेशन है। मतलब तुम ही सोचो कि अब तक तुम्हारे दिमाग में तुम्हें जो बातें सच लग रही है उसके अकॉर्डिंग क्या तुम्हें कोई प्रूफ भी मिला है? पर तभी जियो ये रिवील करता है कि हाँ, मेरे पास प्रूफ है। और ये सुनकर मीहो भी शॉक हो जाती है। क्या मतलब, क्या सच में तुम्हारे पास कोई फिजिकल प्रूफ है? हाँ मीहो, मेरे पास प्रूफ है। मैं अभी पूरे तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास वो है। और हम देखते हैं मीहो के उस टूटे हुए फोन को जो जियो के हाथ से गिर गया था जब वो सच का पता लगा रहा था, यानी कि जियो ने ये फोन सर्विस सेंटर में दिया ही नहीं था। और अभी वो मीहो से कहता है, मीहो, मुझे सच सच बताना, मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे बस चाहिए सच्चा जवाब। आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो जियो? तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ या नहीं, या फिर ये पूछना चाहते हो कि तुम अभी भी हेलुसिनेशन में हो, और अगर मॉन्स्टर वाली बात सच निकली तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम फालतू की चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो, और अगर मैं तुम्हारी कुछ बातों के जवाब दे भी दूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास भी करोगे? मीहो, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला कि तुम मॉन्स्टर हो या फिर नहीं। तो आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो? और तुमने अभी जिस फिजिकल प्रूफ के बारे में बात की, आखिर वो क्या है? अब ये मत समझना कि मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूँ, पर अब सच में तुम मुझे गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हो जियो। मुझे बताओ जियो, क्या सच में तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? और ये जो प्रूफ है वो सच तो है ना, या फिर ये भी तुम्हारी कोई इमेजिनेशन है? आखिर तुम ये क्या करने लगे हो जियो? अब तुम मुझे भी पागल बना रहे हो। यानी कि मीहो के गोटे अब धीरे धीरे मुंह में आ रहे हैं। उसे लगता है कि उसका मॉन्स्टर वाला कवर बहुत जल्द ब्लो हो जाएगा। पर तभी जियो उससे कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो मीहो। मुझे पता है कि मेरे दिमाग में कुछ लोचा है, और तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो कि वो फिजिकल प्रूफ भी मेरी इमेजिनेशन हो सकता है। और हाँ मीहो, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं बस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, और मुझे मेरे सवालों के कुछ जवाब चाहिए, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुमको हर्ट करूँ। माफ करना जियो, मैं भी तुम पर थोड़ी गुस्सा हो गई। तो आखिर बताओ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, और आखिर तुम्हारे पास वो एविडेंस कौन सा है? और जियो कहता है, मेरे दिमाग में अभी कुछ ख्याल आए जो मेरे पास्ट से थे, और उसमें तुम भी थी मीहो, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। मुझे बताओ मीहो कि क्या हम दोनों हैंगुक हाई स्कूल के अंदर पहले भी मिल चुके हैं? हाँ, मुझे पता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के ख्याल हो सकते हैं, लेकिन तभी मीहो सामने से जियो को कहती है, क्या तुम्हें सब कुछ वो याद आ गया?
क्या तुम्हारी वो सारी मेमोरीज वापस आ गई? अरे यार, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। आखिर तुम्हें कुछ याद आया होगा, तो इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। और ये सुनकर जियो फुल्ली कंफ्यूज होता है। क्या मतलब हम दोनों हैंगुक हाई स्कूल के अंदर साथ में थे? मुझे ऐसा लगा कि मीहो तुम एक फॉरेन स्कूल से पढ़कर आई हो, तो आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और ये बात क्यों छुपाई कि हम लोग एक ही स्कूल में थे? यानी कि ये सब मेरे ख्यालात नहीं है। तो क्या सच में मैंने येरिन को मारा है? और हम देखते हैं कि जियो की ये मेमोरी वापस आने वाली सारी बातें सुनकर मीहो फुल मजे में टाइटैनिक पोज में खड़ी है और जियो बेचारा कॉल पर बोले ही जा रहा होता है। अगर ये सारी बात सच है मीहो, तो आखिर सेजिन के साथ क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर उस रात अपार्टमेंट में क्या हुआ था? और मेरे दिमाग में और भी कई सारे सवाल है कि आखिर ये मॉन्स्टर वाली बात सच है, और अगर हाँ तो तुम लोग आखिर कितने मॉन्स्टर्स हो? और इस पूरे टाइम के दौरान मीहो बावले मॉन्स्टर की तरह हंस रही होती है और फिर तुरंत ही जियो को कहती है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जियो, जिस पर हमें कई सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं, हम इस बारे में कल बात करेंगे। और बस इतना बोलते ही वो कॉल को वहीं पर कट करती है और फोन को भी वहीं पर फेंक देती है और काफी क्रीपी तरीके से उस छपरी के पास जाकर उसे हंसते हुए बताती है कि फाइनली अब इन सारी चीजों का एंड आ जाएगा। भले ही जियो को थोड़ी थोड़ी मेमोरीज याद आने लगी है, लेकिन थोड़े टाइम के अंदर उसे सब कुछ भी याद आ जाएगा। और मीहो फुल सेलिब्रेशन मोड में जाकर चिल्लाती है कि अब फाइनली हम लोग वो हैप्पी टाइम में चले जाएंगे। पर तभी मीहो के होटल रूम के दरवाजे की घंटी बजती है और हमें पता चलता है कि कोई हेलमेट वाला बंदा यहाँ पर कुछ डिलीवर करने आया है। तो मीहो को ऐसा लगता है कि इस छपरी ने कुछ मंगवाया हो, क्योंकि इसको कॉल करते ही तुरंत ही यहाँ पर आ गया था, तो शायद उसने कोई चीज ब्लिंकिट की होगी। तो तुरंत ही मीहो उस छपरी की बॉडी को कवर करती है और अपनी बॉडी पर लगे विमल के धब्बों को ढककर उस दरवाजे को खोलती है और वो डिलीवरी वाला बंदा जो चीज लेकर आया था उसे वो कलेक्ट करती है। और जब वो दरवाजा बंद कर रही होती है तब वो बंदा उसे कहता है कि मैडम रुको जरा, सब्र करो, आपको इसका पैसा देना होगा क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी है। तो मीहो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पैसा दे देती हूँ, थोड़ी देर रुको यहाँ पर। इस मॉन्स्टर की बच्ची के दिमाग में अभी तक एक चीज नहीं आई कि आखिर कौन सा डिलीवरी बॉय अपने मुंह पर इतना बड़ा हेलमेट पहनकर डिलीवरी करता है। और मीहो के पलटते ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपने पॉकेट में से एक टेजर गन को निकालता है और मीहो के सर के पीछे उसे एक खतरनाक सा झटका देता है, जिसकी वजह से मीहो नीचे गिर जाती है। और इसके बावजूद भी वो बंदा कंटिन्यूअसली उसको शॉक दिए जा रहा है और हम देखते हैं कि उस रूम में कोई और भी एंट्री मारता है और ये कोई लड़की होती है और वो तुरंत ही उस बेड के पास जाकर उस छपरी पर रखे हुए कंबल को हटा देती है और वो छपरी उस लड़की को मॉम कहकर बुलाता है। और यहाँ पर रिवील होता है उस लड़की का फेस, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियो की फ्रेंड रियोंग है। और वो उस छपरी से कहती है कि यस डार्लिंग, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। और इन सारी चीजों को मीहो भी देख रही होती है, यानी कि ऑब्वियसली वो हेलमेट वाला बंदा ग्यूयॉक ही होगा। और रियोंग उसे कहती है चलो फाइनली हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, तो हमें यहाँ से फटाफट कल्टी मारनी होगी। और वो उस छपरी से कहती है कि तेरे को भी हमारे साथ ही आना है, लेकिन अभी के लिए तू अपने मुंह का शटर बंद रखेगा। और वो लोग वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं और उसकी थोड़ी देर बाद मीहो की आंखें खुलती है और वो अपनी जगह पर से उठते हुए यही बोलती है कि उन लोगों को और ज्यादा ध्यान से इस रूम की तलाशी लेनी चाहिए थी, क्योंकि बाथरूम के अंदर एक और मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। वेल आई होप कि आप लोग इसे भूल ना गए हो, क्योंकि असलियत में मीहो का प्लान तो इसी बंदे को मॉन्स्टर बनाने का था, लेकिन वो छपरी उसे फ्री में मिल गया। वेल हम देखते हैं कि ये बंदा भी मॉन्स्टर बन चुका है और वो अभी मीहो को मॉम कहकर बुलाता है और वो उसे कहती है कि याद करने की कोशिश करो, आखिर तुम्हारा नाम क्या था? तो वो बंदा बोलता है मिनचोल किम। तो आखिर मिनचोल किम की उम्र क्या थी? तो वो कहता है कि 21 साल। और इतना पूछने के बाद मीहो उससे कहती है तो आखिरकार तुम अपने कंट्रोल में हो, तो तुमको अपनी पुरानी पिछली मेमोरीज तो याद है ना? और वो बंदा, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो मीहो को जवाब देता है कि उसे वैसे तो सब कुछ याद है, लेकिन जब वो 13 साल का था उससे पहले की उसकी कोई मेमोरी उसके पास नहीं है। अब यहाँ पर इसकी हालत ऐसी इसीलिए है क्योंकि अंदर से उसकी बॉडी का मॉन्स्टिफिकेशन हो रहा है। वेल उस बंदे की सारी बातें सुनने के बाद मीहो उसे कहती है कि अब तुम्हें बिल्कुल ही नॉर्मल एक्ट करना है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और वो अपने फोन से उसे कोई वीडियो दिखाती है और उसे कहती है कि अपनी खोई हुई मेमोरीज को याद करते रहना और बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल एक्ट करना जैसे कि तुम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। और ये चीज तुमको तब तक करनी है जब तक कि मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं। और हम देखते हैं कि मीहो के मोबाइल में जियो की वीडियो प्ले हो रही होती है और मीहो उस बंदे को कहती है कि अगर ये फोन में दिख रहा बंदा तुमसे कोई हेल्प मांगे और अगर वो मुसीबत में हो
तो तुम्हें कुछ भी करके उसको बचाना है, भले ही तुम्हारी जान भी क्यों ना चली जाए। और जब भी कभी तुम उस बंदे के आसपास हो तो मुझे तुरंत से बता देना। और आखिरी बात, मुझे ऐसे मॉम कहकर मत बुला साले, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर इतने टाइम में जो कुछ भी हुआ उस पूरे टाइम पर जियो के साथ क्या हुआ था हमें अभी वो दिखाया जाता है। और सीन शिफ्ट होते ही हम देखते हैं जियो को, जो काफी ज्यादा सदमे में है, क्योंकि अब उसे फाइनली ये रियलाइज हो गया है कि वो हांगुक हाई स्कूल के अंदर भी था, और उसको जो अब तक उसकी इमेजिनेशन लग रही थी वो बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं है बल्कि हकीकत है। यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड मीहो सच में मॉन्स्टर है और उसने उसके दोस्त को भी सच में लुढ़का दिया है। और उस रात उस हादसे के अंदर जो भी उसने मॉन्स्टर देखे थे वो भी असलियत में थे। यानी कि अगर ये सारी बातें सच हैं तो ये भी सच होगा कि जियो ने ही येरिन को मारा है। और ये सोचकर वो काफी ज्यादा डर रहा है। और अभी जियो को ऐसा ही लग रहा है कि मीहो ने उसको उसके पास बुलाया है, तो वहाँ पर जाने के बाद बिल्कुल उसकी हालत उस हॉस्पिटल की नर्स या फिर सेजिन की तरह ही हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मीहो उसे खाना चाहती तो पहले भी वो उसको खा सकती थी। इनफैक्ट वो लोग पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मीहो ने अभी तक जियो की केयर ही की है। और ये सारी चीजें सोचकर जियो काफी ज्यादा परेशान है कि अगर मीहो उसको कोई तकलीफ देना नहीं चाहती तो आखिर उसने उसके दोस्त को क्यों खत्म किया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिटी स्ट्रीट को, जहाँ पर जियो एक साइड पर खड़ा होकर मीहो का वेट कर रहा होता है। और अभी उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि मैं तो भाई यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी यादों के अंदर कुछ ऐसा है जो मीहो भी जानना चाहती है। और अगर मैं मीहो को अवॉइड ही करता रहता तो वो उल्टा मुझ तक पहुँच जाती, क्योंकि उसे तो सब मालूम है कि मैं कहाँ रहता हूँ और मैं कहाँ जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए जियो भाई ने अपनी झोली में एक हथौड़ी रखी होती है, और तभी मीहो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे पुकारती है और उसके पास जाकर उसे कहती है कि माफ करना, मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैं सुबह से अपने कुछ कामों को निपटा रही थी। वेल अब तो जियो भी जान चुका है कि मीहो किस तरीके के काम को निपटाती है, तो वो तुरंत ही उसको पूछता है कि आखिर तुमको किस बारे में मुझसे बात करनी थी। तो मीहो उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, क्यों ना हम किसी अच्छी सी जगह पर जाकर खाना वाना खाकर ये सारी बातें करें। लेकिन जियो सीधा उसको मुंह पर बोल देता है कि नहीं मीहो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बात करने ही आया है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन कि आखिर जियो मीहो के साथ बात करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मीहो का कॉल कट होने के बाद जब जियो बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है तब उसके दिमाग में आता है कि अगर वो हैंगुक हाई स्कूल के अंदर था तो उसके फादर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि वो तो कभी हाई स्कूल में गया ही नहीं है। तो क्या उसके फादर सच में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक जियो कई सारी स्कूल में जा चुका है और उन सब के नाम याद कर पाना मुश्किल है, या फिर मीहो ने जियो के फादर के साथ भी कुछ किया है। और इन सारी चीजों के जवाब जियो को मिल सकते हैं सिर्फ उस टूटे हुए फोन के अंदर। लेकिन तभी यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और करंटली मीहो काफी क्रीपी तरीके से हंसते हुए जियो को कहती है कि कोई बात नहीं, चलो किसी शांत जगह पर चल के बात करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक तरह के कॉमिक बुक स्टोर में आए होते हैं और इसमें भी ये लोग एक प्राइवेट रेस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसमें जाने से पहले मीहो एक कॉमिक उठा लेती है। इस कॉमिक का नाम देखकर एनिमे फैंस समझ गए होंगे कि ये किसका रेफरेंस है, क्योंकि उस पे लिखा है अटैक ऑफ द टाइटन और उसकी जस्ट साइड में 1 पीस की जगह पर 2 पीस की किताब रखी हुई है। यहाँ पर इन दोनों ने खाने पीने का भी जुगाड़ कर दिया होता है, लेकिन जियो स्ट्रेट टू द पॉइंट मीहो से यही पूछता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर बात करने आए हैं। तो मीहो उसे कहती है हाँ करेंगे। तो जियो उसे कहता है तो आखिरकार हम इस कॉमिक बुक स्टोर के अंदर क्या कर रहे हैं, तो तुम क्या चाहते हो जियो, आखिर ऐसी बातें कहाँ पर की जाए, किसी ऐसे कैफे में जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हो, या फिर किसी मॉडल के प्राइवेट रूम में जहाँ पर आने से तुम्हारी फट रही हो। और वैसे भी ये लंच टाइम है तो हम खाना खाते हुए बात यहाँ पर करेंगे तो आराम से सब कुछ हो जाएगा। और आगे मीहो जियो को ये सारी चीजें बताती है कि मुझे तुमको ये सारी बातें बताने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पर शांति से बैठकर बात करेंगे और जब भी कुछ मन करेगा तो यहाँ से सीधा खा लेंगे, क्योंकि अब हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिसके बारे में तुम नहीं चाहोगे कि लोग सुने। और ऐसी अनयूजुअल और वियर्ड सी चीजों के बारे में हम यहीं पर खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी ने ये बातें सुन भी ली तो उनको यही लगेगा कि ये लोग किसी कॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब भाई क्या ही दिमाग वाली मॉन्स्टर है ये। और ये सब सुनने के बाद जियो वॉज लिटरली ब्लैंक और वो उससे पूछता है कि आखिर कहना क्या चाहती हो। तो मीहो उसके नजदीक आते हुए उसे कहती है कि क्या तुम किसी ऐसे के साथ रहना पसंद करोगे जो कि एक मॉन्स्टर है। एक बार को सोच कर देखो कि मैं तुम्हें एक अंधेरे गंदे इलाके में लेकर चली जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा जियो। देखा,
तुम्हारे पसीने तो इतने में ही छूटने लगे। यानी कि मीहो का कहने का मतलब ये होता है कि वो इतनी आसान भाषा में जियो को इसीलिए सब कुछ समझा रही है ताकि जियो को अचानक से कोई सदमा ना लग जाए। लेकिन तभी उस कॉमिक स्टोर के स्टाफ का एक बंदा वहाँ पर आकर मीहो को कहता है, मैडम यहाँ पर कपल का आपस में हगना मना है। और ये सब होने के बाद जियो फुल्ली शॉक में होता है कि क्या मीहो का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन तभी मीहो उसको कहती है कि यहाँ पर अभी तुम्हारे सामने मैं ही एक मॉन्स्टर हूँ। तो जियो कहता है, तो आखिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला मीहो। तो मीहो उसको फास्ट फॉरवर्ड में एक छोटा सा रिकेप देती है कि हाय, मैं तुम्हें याद तो हूँ ना, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और हम पास्ट में बहुत ज्यादा क्लोज रह चुके हैं। और बाय द वे, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम अपनी सारी मेमोरीज खो चुके हो और वही मेमोरीज वापस पाने के लिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब बताओ मुझे जियो, अगर ये बात मैं तुम्हें कहती तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करते। और एक बार को चलो सोच भी लेते हैं कि तुमने मेरी बात मान ली तो आगे चल के कुछ ऐसे हादसे होते कि तुम मुझसे दूर हो जाते। तो जियो वापस से कहता है कि चल, मैंने तेरी ये बात मान ली कि तेरे को ये डर था कि मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा, लेकिन अब फाइनली मुझे ये बता कि आखिर उस हॉस्पिटल के अंदर उस नर्स को किसने मारा और क्या सेजिन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, और खास करके मेरे अपार्टमेंट के वो मॉन्स्टर लोग, आखिर इन सब की सच्चाई क्या है। पर मीहो यहाँ पर एकदम चिल रहकर जवाब देती है कि हाँ, इस सब के पीछे मैं ही हूँ जियो। पर जियो भाई की सुई एक ही चीज पे अटकी हुई है कि आखिर तुमने मुझको सच क्यों नहीं बताया। एंड मीहो जियो से कहती है, तो बताओ मुझे जियो कि आखिर तुमको कितनी चीजें याद है। वैसे जितना मैं जानती हूँ तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और साथ में तुम्हें येरिन की डेथ के बारे में पता है। तो आखिर अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम खुद मॉन्स्टर कैसे बने थे। यानी कि भाई साहब, जियो भी एक मॉन्स्टर है और उसको ये पता ही नहीं है। और मीहो धनाधन बातें पेले ही जा रही है कि इससे पहले मैं शुरू करूं, मुझे कुछ बातें जाननी है कि आखिर तुमको पास्ट की कौन सी बात याद है, यानी कि खास करके हाई स्कूल की बातें। और जियो बिल्कुल डरते हुए मीहो से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। एंड मीहो भी लाइक कि यार तुमको इतनी नॉर्मल सी बातें पता नहीं चलती, एक बार बताया तो सही। और आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। इनफैक्ट मैंने तो ये भी बताया कि तुम्हारी लाइफ में जो ये सब हुआ वो सब मेरी ही वजह से है। तुम्हारे अपार्टमेंट में जो लोग थे वो भी मेरी वजह से है और मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। क्या मेरे मुंह से इतनी बातें जानने के बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं सब कुछ तुमको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं खुद ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम अपनी हाई स्कूल लाइफ के बारे में कितना जानते हो। तो जियो भाई कपकपाती हुई आवाज में कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा ही याद है, जिसमें कुछ येरिन की मेमोरीज है और मुझे ये पता है कि आखिर मेरा ट्रांसफर हैंगुक हाई स्कूल के अंदर कैसे हुआ था। और बहुत सारी चीज याद करने के बावजूद मुझे आखिरी चीज यही याद आई कि येरिन की डेथ के टाइम पे मैंने वहाँ पर तुमको देखा था मीहो। और ये सब सुन के मीहो भी लाइक कि बस इतनी सी बात, मेरे बारे में तुमको बस इतनी ही चीजें याद है। तो जियो कहता है कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ बता चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है मीहो, मुझे सच सच सब कुछ बताओ। क्या सच में तुमने ये सब चीजें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, या फिर असल में कोई और ही बात है? आखिर तुमको मेरे पास से ऐसा चाहिए क्या कि तुमने मेरे साथ ये सब किया? और मीहो अपना फेस कवर करते हुए जियो को कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुमने मुझसे ये सब करने को कहा था। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि हमें सबको मॉन्स्टर बनाना होगा और मैंने बस वही किया। लेकिन एक मोमेंट पर आकर चीजें हाथ से निकल गई और मुझे उन आउट ऑफ कंट्रोल चीजों को फिक्स भी करना था और साथ में तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना था। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया जियो। अगर तुम अपनी मेमोरीज ना खोते तो चीजें इतनी दिक्कत भरी ना होती। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर तुम्हारी मरने वाली हालत हो गई थी? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ पिछले कुछ दिनों से ही तुम्हारी लाइफ डेंजर में है और यहाँ पर धीरे धीरे करके अब एक एक राज खुलने वाले हैं? और मीहो जियो से कहती है कि तुम्हारे सर पे तो फ्लावर पॉट गिरा था और इसी वजह से तुम कोमा में थे, तो तुम तो कभी हैंगुक हाई स्कूल के अंदर गए ही नहीं हो। तो आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर वो हैंगुक हाई स्कूल वाली मेमोरीज क्या कर रही है? यानी कि वो मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में अभी तक इसीलिए है क्योंकि वो बिल्कुल असली है। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो फ्लावर पॉट तुम्हारे सर पर गिरने वाला एक्सीडेंट पूरा झूठ है, क्योंकि असलियत में पिछली बार तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि तुम मरने वाले थे और इसी वजह से तुम्हारी सारी मेमोरीज चली गई। एंड इसीलिए मैंने ये फ्लावर पॉट वाली पूरी कहानी रची। और ये सुन के जियो के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या मेरे पेरेंट्स भी मीहो के साथ मिले हुए हैं? पर मीहो आगे उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ जियो तुम अपनी सारी मेमोरीज को रिकवर कर लो, क्योंकि तभी इन सारी रोल प्लेइंग चीजों का एंड होगा और मैं तुम्हें पूरा सच बता पाऊंगी। और ये बोलते हुए मीहो जियो की तरफ वापस से आगे बढ़ने लगती है।
और अपने एक हाथ से उस बॉक्स का पर्दा गिराने लगती है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जियो कि आखिर मुझसे मिलने से पहले तुम्हारी हालत क्या थी। बस मुझसे ये वादा करो कि तुम मेरी सारी बात सुनोगे। और जियो के दिमाग में अभी कांस्टेंट वही ख्याल चल रहे होते हैं कि क्या सच में मेरी हालत मरने वाली हो गई थी, और क्या सच में मैं मॉन्स्टर हूँ इसीलिए मैं जिंदा हूँ। ये मुझे वैसे तो सब कुछ बताएगी, लेकिन मुझे बस हिम्मत से सुनना होगा। अब मुझे यहाँ से भागना नहीं है, मुझे जानना है कि आखिर हैंगुक हाई स्कूल के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था। और ये सब सोचकर फाइनली जियो मीहो को कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मीहो कि मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। बस तुम मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुमको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा ना करो, लेकिन आई होप कि तुम मेरी कहानी से अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस ला पाओ। और जियो डरते हुए कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सारी बातें सुनूंगा। और उस पूरे बॉक्स को कवर करते हुए मीहो कहती है, ठीक है जियो, अपने प्रॉमिस को याद रखना। अब यहाँ से मीहो हैंगुक हाई स्कूल के बारे में जियो को सब कुछ बताने वाली है, जिसके अंदर येरिन के लाइफ के भी काफी सारे मोमेंट्स हैं। और अगर ये टीनेज ड्रामा वाली सारी चीज मैं आपको डिटेल के साथ बताने लग गया तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और क्रिंज लगेगी। तो उन सारी चीजों को मैं थोड़ा शॉर्टकट करके बताऊंगा ताकि हमारी मेन स्टोरी और उसका सस्पेंस आप अच्छे से समझ पाओ। हम देखते हैं जियो को, जो स्कूल की लॉबी में चॉकलेट मिल्क लेकर खड़ा है, और ये वो लाया होता है येरिन के लिए। और येरिन क्लास के अंदर उसके लिए सज संवर रही होती है। और ये सारी चीजें देखकर येरिन की क्लास की 2 लड़कियां जियो के बारे में उसे तरह तरह की बातें बताकर उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही होती है। अब येरिन की बातों से ये सीधा पता चलता है कि वो जियो को पसंद करती है, और वो तुरंत ही क्लास के बाहर जाकर जियो के पास से वो चॉकलेट मिल्क लेती है एंड उससे बातें करने लगती है। लेकिन जियो हमारा सख्त लौंडा, उसको तो इन चीजों की पड़ी ही नहीं होती, वो तो बस अपना काम करके निकल रहा होता है। लेकिन येरिन उसको पीछे से कह देती है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम वापस से कैफे में चलेंगे और वहाँ पर जाकर पढ़ाई करेंगे। और येरिन की ये सारी हरकतें देखकर वो दोनों लड़कियां समझ जाती है कि जितना येरिन जियो के बारे में बता रही है वैसा तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर येरिन को इसी बात की तसल्ली दे कि जियो भी उसके पीछे पागल है, और जब आगे चल के उसका पोपट होगा तब वो देखने में हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। अब येरिन के तुरंत क्लास में आने के बाद इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है, और जिस लड़की ने ये प्लान बनाया था वो येरिन को बताती है कि ये मिनजियोंग चाहती है कि वो जियो को पटा ले। अब ये जो ब्लैक कलर के कपड़ों वाली लड़की है उसका नाम है मिनजियोंग, जो क्लास की एक पॉपुलर लड़की है और उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और येरिन भी उसे वही कहती है कि तेरा तो ऑलरेडी कनेक्शन है किसी और के साथ। लेकिन वो येरिन को स्वैग में कहते हुए निकल जाती है कि मैं तो ऐसे खिलौनों से आए दिन खेलती रहती हूँ, अगर वो तुझ जैसी गधी को पसंद कर सकता है तो मैं तो उसके लिए जैकपॉट हूँ। अब मिनजियोंग के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जो ये दूसरी लड़की होती है ना, जिसने ये प्लान बनाया था, वो येरिन के दिमाग में काफी सारी उलट सुलट बातें डाल देती है कि मिनजियोंग को तो तुझसे जलन हो रही है और उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, तो उसको जो भी करना है वो करने दे, क्योंकि जियो तो तुझे ही पसंद करता है। तो अगर वो जियो को अप्रोच भी करेगी तो जियो तो उसको घास भी नहीं डालेगा, क्योंकि वो प्यार करता है येरिन से। अब येरिन बेचारी एकदम भोली लड़की होती है, तो वो इस लड़की की बातों में आकर कन्विंस भी हो जाती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इन सब चीज की काफी देर के बाद हम देखते हैं जियो को, जो यही सोच रहा होता है कि आखिर येरिन के साथ चक्कर क्या है, ये चल क्या रहा है स्कूल में। और तभी हम देखते हैं कि स्कूल की लॉबी में टीचर एक न्यू स्टूडेंट को लेकर आ रहे होते हैं, और क्लास में आते ही सर उस लड़की को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हेलो बच्चों, ये है तुम्हारी न्यू क्लासमेट, और हाँ यही लड़की है मीहो, जो अभी ये पूरी स्टोरी जियो को सुना रही है। अब टीचर मीहो को कहते हैं कि अपना परिचय दो बेटा, लेकिन मीहो टीचर को लिटरली इग्नोर कर देती है, यानी कि यहाँ पर वही चीज रिक्रिएट हुई जो जियो के आने पर हुई थी। और तभी मीहो की नजर पड़ती है कि इस पूरे क्लास के अंदर जहाँ पर जियो बैठा है उसके साइड के ही एक बेंच खाली है, तो वो बिना कुछ बोले पूरे क्लास को इग्नोर करते हुए सीधा जियो के साइड में ही चली जाती है। अब ये नई लड़की की सीरियस शक्ल देखकर जियो उसको ग्रीट भी करता है, लेकिन मीहो उसको भी इग्नोर करके सीधा वहाँ पर सो जाती है। और ये देखकर जियो को ऐसा लगता है कि कहीं ये गूंगी बहरी तो नहीं है, या फिर इस साली को अपना लड़की होने का एटीट्यूड है। तो जियो उसकी बेंच पर ऐसे नॉक करता है और उसे कहता है कि हे तुम ठीक तो हो ना। लेकिन मीहो आंखें निकालकर जियो को इतना गुस्से में देखती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं। अब डरते हुए जियो उसे कहता है कि हाय मेरा नाम जियो है और तुम कौन हो। लेकिन ये मॉन्स्टर कहीं की उसको घूरे ही जा रही है। एंड जियो भी लाइक कि अब तो सच में मुझे लगता है कि तू बहरी है, तो कम से कम ऐसे मुंडी हिला के जवाब तो दे दे। और ये सुन के मीहो तुरंत ही अपनी जगह पर से उठ जाती है और सामने टीचर को देखने लगती है। मतलब इसने जियो को वापस से इग्नोर कर दिया होता है
और जियो को फाइनली यहाँ पर ये फील होता है कि जब मैं स्कूल में नया नया आया था तब मैंने भी अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसा ही किया था, और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से ये सारे क्लासमेट्स मुझे पसंद नहीं करते। वेल यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफे को, जिसके अंदर जियो और येरिन पढ़ाई करने आए हैं। लेकिन येरिन पढ़ाई को फुल इग्नोर करते हुए अपने मोबाइल में रील देख रही है, तो जियो उसको टोकते हुए कहता है कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं येरिन, तो हमें पढ़ाई ही करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि पिछले आधे घंटे से तू रीलें देख रही है। और लिटरली येरिन ये सारी फनी रील्स जियो को भी दिखाती है, लेकिन जियो भाई सख्त लौंडा कि कम से कम मेरे को तो पढ़ने दे येरिन। लेकिन येरिन अब तक जियो को काफी अच्छे से जान गई है और वो उसे कहती है कि जियो तुम पढ़ाई का जितना दिखावा करते हो तुम उतने होशियार तो हो ही नहीं, तुम भी एक मीडियोकर स्टूडेंट हो बिल्कुल मेरी तरह। एंड अभी इस टाइम पे पढ़ाई करते हुए मुझे काफी ज्यादा बोरियत फील हो रही है, तो क्यों ना हम कुछ फनी बातें करें या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करें, जैसे कि एक दूसरे की क्रश के बारे में। यानी कि एक तरीके से येरिन जियो को अपने बारे में टीज कर रही होती है और हमें अभी कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्लान बनाने वाली लड़की ने येरिन के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया होता है कि मिनजियोंग अब अपनी औकात दिखाएगी, जैसा कि उसने पिछली बार किया था और एक लड़की के बॉयफ्रेंड को छीन लिया था। तो इससे पहले कि वो अपनी चाल चले तुम्हें कुछ करना होगा येरिन। और इसी वजह से येरिन अपने बारे में जियो को टीज कर रही होती है। और इन दोनों का क्रिंज वाला प्लान ये होता है कि येरिन को पहले जियो की तरफ से हाँ मिल गई तो मिनजियोंग का आगे चल के पोपट हो जाएगा, क्योंकि जब वो जियो को अप्रोच करेगी तब जियो उसको मुंह पर फक ऑफ बोल देगा और ये देखकर येरिन और उसकी फ्रेंड को मजा आएगा। अब बेचारी भोली येरिन को असलियत में ये पता ही नहीं होता कि पोपट किसका होने वाला है, क्योंकि ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना हमेशा एक बुरा डिसीजन होता है। और प्रेजेंट में जियो येरिन से पूछता है कि आखिर ये सब तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो येरिन उसकी पसंद और उसका इंटरेस्ट पूछते हुए उसे अपनी ही आइडियल चॉइस बताने लगती है कि मुझे तो नॉर्मल लड़के ही ज्यादा पसंद है, जिसे मेरी हर हरकत पसंद हो, जो मेरे साथ ऐसे हैंग आउट कर सके और मेरी बातें सुने, और ये है मेरी पसंद। तो अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ जियो। अब जियो येरिन की ये बातें सुनकर कुछ देर के लिए ऐसे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसे ये हिंट मिल चुकी है कि कहीं ना कहीं येरिन उसी के बारे में बात कर रही है। तो जियो बेचारा हकलाते हुए अपनी पसंद कहता है कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, थोड़े लंबे बाल होंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी फैशन सेंस भी होनी चाहिए। यानी कि अगर उसकी आंखों में नंबर है तो वो चश्मा नहीं बल्कि लेंस पहने। तो येरिन उसे कहती है कि अगर मुझे लेंस पहनना पड़ा तो मैं तो आधी अंधी ही हो जाऊंगी। एंड यहाँ पर फाइनली जियो को ये कंफर्म हो जाता है कि येरिन क्या कहना चाहती है, और इसी वजह से बेचारा बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है और येरिन उसे कॉन्स्टेंटली ये कह रही है कि आखिर तुम क्या बता रहे थे जियो, तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे ना। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियो अपने अपार्टमेंट के अंदर जा रहा है और अभी जियो का मूड भी ठीक नहीं है, और इसकी वजह क्या है ये हमें अभी दिखाया जाता है। यानी कि कैफे के अंदर जियो ने सीधा सीधा येरिन को मुंह पे ही बोल दिया होता है कि यार मैं तो तुझको सिर्फ फ्रेंड मानता हूँ, मैंने तुमको कभी उस नजर से देखा ही नहीं है येरिन। और जियो ने ये बात सच में दिल से कही होती है, पर अभी उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने गलत कर दिया। और ये सब सोचते हुए जियो अभी लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है और उस लिफ्ट का दरवाजा बस बंद ही होने वाला होता है, लेकिन तभी एक हाथ बीच में आकर उसे रोक लेता है, और ये किया होता है मीहो ने, जो वापस से जियो को इग्नोर करके उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। और जियो तिरछी नजर से उसे देखते हुए यही सोच रहा है कि आखिर ये लिफ्ट में तो आ गई, लेकिन इसने कोई बटन प्रेस क्यों नहीं किया, और क्या ये सच में मेरी ही बिल्डिंग में रहती है, तो क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। पर जियो को फिर याद आता है कि आखिर मैं उससे बात क्यों ही करूं जबकि वो मुझे इग्नोर कर रही है। वेल लिफ्ट यहाँ पर 7th फ्लोर पर आकर रुकती है और जियो इसी फ्लोर पर रहता है, पर वो देखता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मीहो लिफ्ट में से बाहर निकल जाती है। यानी कि मीहो और जियो दोनों सेम फ्लोर पर ही रहते हैं। और जियो अपने घर पे जाने के बाद अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मॉम सच में कोई हमारी पड़ोस में रहने के लिए आया है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि हाँ वो लोग यहाँ पर नए आए हैं और उनको यहाँ पर रहते हुए शायद से कुछ टाइम भी बीत गया है। और आगे जियो की मॉम उसे बताती है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, और इसीलिए वो भी बाजार में जाकर कुछ खाने का अच्छा सा सामान ले आएगी, जिसको जियो एक गुड लक के तौर पर एक तरीके का गुड जेस्चर दिखाने के लिए उन पड़ोसियों को देकर आएगा। पर जियो को इस चीज के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं येरिन को, जो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसने जो प्लान किया था चीजें उससे उलट हो चुकी है, और अब वो परेशान होकर यही सोच रही है कि आगे अब वो क्या करेगी। और तभी उसके फोन पर उसकी वो प्लानिंग वाली फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम है ह्यूंजू। लेकिन उस कॉल पर येरिन को सामने से आवाज आती है मिनजियोंग की,
और वो उसे ये बताती है कि उसके बारे में अब सबको पता चल गया है कि वो कितनी बड़ी झूठी है। और वो दोनों अभी बातें बनाकर एक तरीके से येरिन को चिढ़ा रही होती है और उन दोनों की ये बिचिंग वाली खुसुर पुसुर की आवाज येरिन फोन पर सुन लेती है। एंड फाइनली उसे पता चलता है कि पोपट किसी और का नहीं बल्कि उसका हुआ है। और ऐसे ही रात के टाइम पे हम देखते हैं कि मिनजियोंग और ह्युंजू दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होती है कि येरिन के साथ इन लोगों ने कितना खतरनाक कांड कर दिया। पर तभी ह्युंजू के फोन पर येरिन का कॉल आता है और उसको पिक करते ही येरिन उसको चिल्ला चिल्ला कर गालियां दे रही होती है क्योंकि उसने तो ह्युंजू को अपना दोस्त माना था, लेकिन ह्युंजू ने उसके साथ ये क्या कर दिया। पर ह्युंजू यहाँ पर भी उसे ऊनो रिवर्स कर देती है और उससे ये कहती है कि येरिन अगर तू इतनी ही सच्ची है तो कल स्कूल में ये प्रूव कर देना कि जियो भी तेरे बारे में सेम फीलिंग रखता है। और ये सुन के येरिन भी शॉक होती है क्योंकि असलियत में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इसी वजह से येरिन काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब आगे वो क्या करेगी। पर तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है कि आखिर येरिन को क्या हुआ। पर येरिन अपनी खुद की मॉम को अपने रूम में आने ही नहीं देती। और हाँ, इस लेडी को हम इस मानवा के अर्ली चैप्टर्स में देख चुके हैं जहाँ पर इसने जियो को कुत्ता बना के मारा था। येरिन यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि उसे अपनी बात प्रूव करने के लिए जियो के मुंह से थोड़ी ना कुछ बुलवाना है, उसे तो बस उन लोगों के सामने दिखावा करना है ताकि येरिन का पॉइंट सबके सामने प्रूव हो जाए। तो इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर जियो भाई एज यूजुअल पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी येरिन उसकी साइड में आकर उसे कहती है कि मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ अब मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, प्लीज मेरे साथ आज कैफे चलो, हम पढ़ाई करेंगे। तो जियो वापस से येरिन को मुंह पर ये कह देता है कि मेरे को तेरी एक बात समझ में नहीं आती येरिन, पहले तो तू ये कहती है कि मैं एक मीडियोकर बच्चा हूँ, तो आखिर तू मेरे साथ स्टडी करना क्यों चाहती है? और वैसे भी तू तो अपनी पढ़ाई करती है नहीं और ऊपर से मेरी स्टडी खराब हो जाती है। अब येरिन कुछ आगे बोलती उससे पहले वहाँ पर मीहो आ जाती है क्योंकि अभी येरिन जिस जगह पर बैठी है वो असलियत में मीहो का स्पॉट है। येरिन मीहो को कहती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बस इसके साथ बातें करनी है और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बट मीहो गुस्से में येरिन से कहती है कि साली फूट ले यहाँ से, ये मेरी जगह है। और इससे पहले कि येरिन यहाँ पर भी कुछ बोलती कि क्लासरूम के अंदर टीचर आ जाते हैं और इसी वजह से उसको यहाँ पर से खड़ा होकर अपनी जगह पर वापस जाना पड़ता है। एंड मीहो अपनी जगह पर बैठते हुए गुस्से में जियो से कहती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो तेरी फ्रेंड है कि नहीं है, लेकिन ये जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मुझे नहीं पसंद कि कोई इस जगह पर बैठे। ऐसे ही ये स्कूल का दिन पास हो जाता है और घर पर आने के बाद जियो ये नोटिस करता है कि उसकी मॉम अभी घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक खाने की डिश के साथ एक नोट छोड़ी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि ये खाना तुम्हें पड़ोसियों के घर पर देकर आना है, यानी कि मीहो के घर पर। और एक बार को जियो ऐसा सोचता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसकी मॉम ने ये बात कही है तो उसे ये माननी ही पड़ेगी। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो मीहो के फ्लैट का डोरबेल बजा रहा होता है और उस घर का दरवाजा भी मीहो ही खोलती है और जियो उसे कहता है कि इसे मेरी मॉम ने बनाया है और उन्होंने कहा है तुम्हें देने के लिए। तो मीहो उसे कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए राइस केक है, प्लीज अंदर आओ और आकर ले जाओ। लेकिन जियो उसको कहता है कि अगर तुमको कुछ देना ही है तो यहीं पे दे दो ना यार, मैं अंदर काहे को आऊं। पर मीहो यहाँ पर वापस से काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से कहती है कि अंदर आओ और ले जाओ। और जियो के वापस मना करने पर वो जियो का हाथ काफी तेजी से पकड़ती है और उसे जोर से खींचकर अपने घर के अंदर फ्लोर पर गिरा देती है और इसी वजह से जियो को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और वो गुस्से में पलटकर कहता है कि आखिर साली तू कर क्या रही है। पर जियो के साथ साथ हम देखते हैं कि मीहो दी मॉन्स्टर अपने मुंह में से कई सारे टेंटिकल्स निकालकर अब जियो को खाने वाली है और ये देखकर जियो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। और इस इंसिडेंट के होने के कुछ देर के बाद हम देखते हैं जियो की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी हमने पहले सेजिन की और उस छपरी और उसके दोस्त की देखी थी। और उसके जागते ही मीहो उसको कहती है तो तुम जाग गए, तो क्या तुम्हारे पास अपनी ये पिछली वाली बॉडी की मेमोरीज अभी भी है? तो अपनी उन मेमोरीज का यूज करो और ऐसे ही नॉर्मल तरीके से जिंदगी जियो जब तक कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं। और आइंदा मुझसे कभी बात भी मत करना क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। पर मीहो ये नोटिस करती है कि जियो किसी भी तरह के नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो वो वापस से उसे अपने टेंटिकल्स में पकड़ती है और उसके दिमाग में से अपने पैरासाइट को बाहर निकालती है। अब इस पैरासाइट को हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही उस छपरी के सर पे देखा था और यही एक नॉर्मल ह्यूमन को मॉन्स्टर में तब्दील करता है। बट जियो के केस में ये पैरासाइट एक डिफेक्टिव पीस निकला है, तो इसीलिए मीहो ने उसको भी खत्म कर दिया और मीहो के मुताबिक अब जियो एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन गया है। पर अपनी जगह से उठते ही जियो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर।
और ये देखकर मीहो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वो तुरंत ही जियो को पकड़कर उसके मुंह को बंद कर देती है और उस पर बैठकर उसे कहती है, अब मुझे समझ में आया कि वो पैरासाइट डिफेक्टिव नहीं है, बल्कि तुम खुद यूनिक हो। और यहाँ से ये पूरी स्टोरी आती है वापस से प्रेजेंट में, और जियो मीहो से कहता है, क्या मतलब सच में मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ? आखिर तुम ये क्या कह रही हो? और मीहो उसे कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तुम उस वक्त अचानक से पैनिक कर रहे थे और मुझसे दूर भागने लगे थे। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन सच बताऊं तो तुम वाकई में काफी ज्यादा यूनिक हो। मेरा मतलब है कि तुम बाकी के मॉन्स्टर की तरह नहीं हो, जिन्हें जो चीज कही जाए वो वही करते हैं। और जब मीहो बाकी के मॉन्स्टर्स की बात कर रही होती है, तब हमें इस पूरे कॉमिक बुक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग हैं, एंड इट्स इंडिकेटिंग कि ये सारे भी मॉन्स्टर्स हैं। और मीहो जियो के गाल पर हाथ फेरते हुए उसे कहती है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं जियो, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम इन सारे मॉन्स्टर्स के पेरेंट्स हैं। तो अब इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले रोल प्ले को हटा दो और अपने सच्चे प्यार और फ्यूचर के बारे में सोचो। और जियो डरते हुए मीहो से पूछता है, आखिर कौन सा फ्यूचर? और मीहो काफी क्रीपी तरीके से उसे हंसते हुए कहती है कि मैं उसी फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ जो फ्यूचर तुमने मुझको बनाने के लिए कहा था, यानी कि दुनिया में सबको मॉन्स्टर बनाना, और उन सब पर हम लोग रूल करेंगे और वो बनेगा हमारा यूटोपिया। लेकिन मीहो की ये बात सुनकर जियो उसको जोर से धक्का मार के दूर कर देता है, और पैनिक की वजह से उसे उल्टी हो रही होती है, और उसके दिमाग में यही ख्यालात चल रहे हैं कि आखिर मेरी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है, और क्या यही मेरी असलियत है? और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पास्ट का वही सीन जब जियो मीहो के मोबाइल को चेक कर रहा था, और उस मोबाइल की नोट्स वाली एप्लीकेशन के अंदर वो देखता है कि उसमें कई सारे लोगों की लिस्ट है, जिसमें उन लोगों के फोन नंबर, ऑक्यूपेशन और उनके जियो के साथ कनेक्शंस लिखे हुए हैं। और जब वो उस लिस्ट के अंदर से अपने एक फ्रेंड का नाम खोलता है, तो वो देखता है कि मीहो ने उसको मॉन्स्टर बना दिया होता है, और इसी वजह से जियो ने डर के मारे उस फोन को तब फेंक दिया था। और प्रेजेंट में ये सब याद करते हुए वो अपने आप से कहता है, यानी कि वो सब सच है, और ये सब न्यूज में इसीलिए नहीं आया क्योंकि तुमने उन सबको मॉन्स्टर बना दिया है ना मीहो? सेजिन का भी बिल्कुल यही हाल है, और शायद से मेरी फैमिली का भी। तुमने क्या सच में उन लोगों को भी मॉन्स्टर बना दिया है? तो मीहो एकदम चिल मोड में जवाब देती है कि हाँ, मैंने बताया तो सही, मैंने सब कुछ किया है। और ये जानकर जियो सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी झोली में से हथौड़ी निकालकर सीधा मीहो पर अटैक करता है। पर मीहो एकदम आराम से अपना हाथ बीच में लाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और एकदम आराम से जियो को कहती है, मेरी बात सुनो जियो, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मैंने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि तुमने मुझको ये सब करने को कहा था। लेकिन गुस्से में जियो येरिन के ऊपर चढ़कर उसे चोक दे रहा होता है और उसे चिल्लाकर बताता है कि ये सब का सब झूठ है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आखिर तुमको मुझसे चाहिए क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया मीहो? लेकिन मीहो उल्टा हंसते हुए उसे कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने तुमको ये सब सच पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। और अभी मीहो लिटरली एक स्माइलिंग टाइटन की तरह लग रही होती है, और वो आगे जियो से कहती है कि अब तो तुम्हें ये सारी चीजें धीरे धीरे याद आने लगी है, तो तुमको ये सब भी याद आ जाएगा। लेकिन तभी उस कॉमिक बुक स्टोर का स्टाफ का मेंबर वापस वहाँ पर आता है और पर्दा हटाकर जियो को कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर इतनी आवाज क्यों कर रहे हो सालो, और तू साले अपने हाथ उस लड़की से हटा, ये घटिया चीजें यहाँ पर नहीं चलेगी। और ये सुनकर मीहो गुस्से में उसे कहती है, तो तुम मॉन्स्टर नहीं हो। और बस इतना कहते ही मीहो अपने टेंटिकल्स के साथ उस पर झपट पड़ती है, और ये नजारा देखकर जियो भी काफी ज्यादा डर जाता है, और वो देखता है कि ये नजारा वो अकेला नहीं बल्कि उस कॉमिक बुक स्टोर के अंदर के सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई रिएक्ट तक नहीं कर रहा। और उस स्टाफ के बंदे के नीचे गिरने के बाद मीहो जियो को कहती है, मुझे लगा था कि मैंने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है, लेकिन शायद से मुझे डबल चेक करना चाहिए था। माफ करना जियो, मुझसे कभी कभार गलतियां हो जाती है, लेकिन अब आखिर बताओ मुझे कि ये सब देखने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद आया ही होगा ना। और मीहो के इतना कहते ही ये चैप्टर और ये वीडियो दोनों यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। वेल, सच कहूँ तो ये मानवा काफी ज्यादा पोटेंशियल को होल्ड करती है,
और आगे हमें और भी ज्यादा तगड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। लेकिन अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपको इसका चैप्टर बाय चैप्टर सिंगल वीडियो चाहिए या फिर बिल्कुल इस वीडियो की तरह बड़ा वीडियो।